स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 17 दिसंबर की तैयारी आप सभी की बहुत ही शानदार चल रही होगी। 17 दिसंबर को क्या है? 17 दिसंबर को है MPPSC 2023 की प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा में इकाई 7 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वो है विज्ञान एवं पर्यावरण का, और इसका सेट 8 है जो सीरीज़ में हम सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें हम बेस्ट 200 प्रश्न के अंतर्गत जो सीरीज़ है उसमें हम 10 से 15 प्रश्न एक वीडियो में सम्मिलित करते हैं। इसमें प्रश्न को हम व्याख्या सहित हल करवाते हैं और साथ ही साथ 200 प्रश्न का अभ्यास जब आप करेंगे तो इकाई 7 से संबंधित जो प्रश्न आपके 17 दिसंबर की परीक्षा में आने वाले उसके लिए आप काफ़ी अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत उइके। चलिए शुरू करते हैं इसको। सवाल है, पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या फिर बीज। पेडालॉजी संबंधित है मिट्टी से। आंसर है इसका बी। पेडालॉजी मृदा विज्ञान है। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है और इसमें भूमि की बनावट, खनिज, लवण, जल, अनेक जैविक पदार्थों के साथ साथ मृदा जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इससे भूमि की उर्वरता के बारे में पता चलता है। और पेडालॉजिस्ट यदि कहीं शब्द सुनाई दे तो ये होता है एक मृदा वैज्ञानिक, पेडालॉजिस्ट। ठीक है, पेडालॉजिस्ट। या आपसे अगली परीक्षाओं में शायद पूछा जा सकता है, या फिर पेडालॉजिस्ट किससे संबंधित ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए है मृदा वैज्ञानिक। अगला सवाल है, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा अनाज किस राज्य में उत्पादित होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। सबसे देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक अभी राज्य है वर्तमान में, ये है उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका बी। भारत में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 220.05 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 37.4% है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, जौ, दलहन और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा और भी फसलें जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन से क्या तात्पर्य है? रेन यानी वर्षा, आप सभी समझते हैं। वर्षा के साथ साथ अम्लों का गिरना। ठीक है, अम्लों का गिरना, ये है अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये साधारण से इसकी परिभाषा हमने देखे। अम्ल के साथ वर्षा, मतलब अम्ल के साथ वर्षा होना। अम्ल कौन से हो सकते हैं? HNO3, H2SO4, इस प्रकार के अम्ल वर्षा के साथ आते हैं, तो ये अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा कहलाएगी यदि इस टाइप के अम्ल, या फिर और भी दूसरे अम्ल हो सकते हैं। बाकी ये मुख्यतः ये दो अम्ल देखने को मिलते हैं, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे देखना, ये तो अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है जिस प्रदूषक के कारण, प्रदूषक के बाद जो उत्पाद बनते हैं, प्रदूषक के कारण जो उत्पाद बनते हैं, ये है HNO3 और H2SO4। ठीक है, HNO3 और H2SO4 ये है अम्ल। ठीक है, लेकिन ये किससे बनते हैं ये पूछा गया, यानी पर्यावरण प्रदूषक कौन से उत्तरदायी है इसके लिए ये पूछा गया। ऑप्शन हम देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें CO2 तो होती है, लेकिन CO2 के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं, वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो प्रदूषक है, पर्यावरण प्रदूषक, मतलब इस प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे लिए तो ये हानिकारक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड रेन करा रहे हैं। तो ये जो प्रदूषक है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा या हिम या ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, यहाँ पे X मतलब यहाँ पे उसकी संख्या है, ये इसमें घुले हो, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, H के नीचे 2 बेस में, फिर SO, फिर O के बेस में 4, इस प्रकार से लिखा जाता है। तथा नाइट्रिक अम्ल भी यहाँ पे HNO3 O के बेस में यहाँ पे लिखा जाएगा 3, तो इस प्रकार से लिखते हैं। नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बनते हैं, तो ये अम्ल है, इसके साथ वर्षा होती है। ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा है। आई होप अम्लीय वर्षा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अम्लीय वर्षा का आप यहाँ पे जो आसपास जो एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे देश में ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। ठीक है, ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, वो पड़ रहा है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण, ये आप याद रखिए। और इसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं, ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है इस टाइप से। तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से जो
कल कारखानों से जो मलबा निकलता है या फिर जो बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी है। और प्रदूषकों में कौन कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कारखानों से निकलते हैं उसके आसपास जो फैक्ट्री बनी हुई है ताजमहल की। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। एक वयस्क दैहिक कोशिका, वयस्क दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। ठीक है, और एक कोशिका होती है जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें एक और होती है जर्म सेल, जर्म सेल या जर्मलीन कोशिका इसको हम बोल सकते हैं, या जर्म कोशिका बोल सकते हैं। दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी, क्लोन यदि बनाना है किसी व्यक्ति का तो किस कोशिका का उपयोग करेंगे, उसके लिए उपयोग करेंगे दैहिक कोशिका का, ना कि जर्म कोशिका का। ठीक है, दैहिक या फिर सोमैटिक सेल इसको बोल सकते हैं। इसमें होता है किस प्रकार का विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसलिए एक जैसी मतलब क्लोन बनाती है, एक जैसा मतलब कोई एक जैसी कोई दूसरी बॉडी ये बना सकती है सोमैटिक सेल। ठीक है, या दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़, आप सभी जानते हैं डॉली भेड़। डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित डॉली भेड़ से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। क्या डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी? नहीं, ये 1998 में नहीं हुई थी, ये 1996 में हुई थी। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। आई होप हमको आंसर यहाँ पे मिल गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, ये बिल्कुल हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, हाँ ये बिल्कुल हुआ था। यहाँ पे देखिए जो गलत है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, हर बार गलत व्यक्ति गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। खैर यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सही नहीं है पूछा गया था, तो देखो सही नहीं है कौन सा है, डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, तो ये सही नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है सही। ठीक है, तो आंसर इसका ए। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? यहाँ पर देखिए, जब भी मतलब ज़्यादातर लोग जो प्रश्न पढ़ते हैं इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए उत्तेजना का शब्द आता है तो ये कहीं और निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पे शब्द जोड़ा है हृदय। ठीक है, हार्ट से संबंधित है। उत्तेजना का संबंध जब भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, यहाँ पे देखो टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले लगा देंगे व्यक्ति उत्तर, जो कि गलत है। ये एक सेक्स हार्मोन है और ये पुरुषों में होता है और महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन। महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में। तो ये उत्तेजना जब भी आती है तो ये ज़्यादातर लोग टेस्टोस्टेरोन का उत्तर सही लगाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है हृदय की गति यानी हार्ट के बारे में। हार्ट की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, तो इससे संबंधित ऑप्शन हम देखते हैं कोर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। यहाँ पे देखिए इंसुलिन संबंधित है हमारे शरीर में शुगर कंट्रोल करने के लिए या फिर ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को मतलब कंट्रोल करने के लिए होता है। हृदय संबंधित है एड्रेनालिन। आंसर है इसका सी, आंसर इसका सी। एड्रेनालिन एक हार्मोन है। यह हार्मोन शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह शरीर में होने वाली जो लड़ो या भागो स्थिति, जब ऐसी कंडीशन आती है या फिर आपको लड़ाई करना हो या फिर वहाँ से कहीं खिसक लेना हो इस टाइप से, या फिर कुछ मतलब कुछ बड़ी चीज़ें आती है जब आप एकदम अचानक से, तो तब ये एड्रेनालिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है शरीर में। ठीक है, यह हार्मोन शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। इन दोनों प्रक्रियाओं पर नियंत्रित करता है लड़ो या भागो की स्थिति, या फिर इसको हम बोलते हैं फियर, या फिर ये फियर की कंडीशन में आता है। जब आप डरे हुए होते तो आपके अंदर फिर वो मतलब ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो आप उस डर से बाहर निकलते हैं। ये इस प्रकार की मैकेनिज्म इसकी होती है। आंसर है इस प्रश्न का सी, एड्रेनालिन। निम्न में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? ये बहुत ही अंदर से पूछा गया सवाल है। ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सोराइबोस शुगर, फास्फोरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल। यहाँ पर देखिए जैसे आपको ये नहीं भी पता है ये डीएनए संबंधी ये प्रश्न, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट करके भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अमीनो अम्ल संबंधित होता है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से। तो शायद मतलब मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि किससे मतलब इस विधि से आंसर निकल जाएगा, लेकिन संभावना है कि इस विधि से आंसर निकल जाता है। लेकिन हमको जब पता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सोराइबोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों भाग होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, ये तीनों भाग होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यहाँ पे अमीनो अम्ल यहाँ पे इसका भाग नहीं होता है।
आंसर है इसका डी। ठीक है, भाग नहीं पूछा गया है तो आंसर है इसका डी। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं और प्रोटीन कोशिका के अंदर संरचनात्मक समर्थन के रूप में काम करते हैं और कई महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाएं ये करते हैं। इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं अमीनो एसिड के। ये मानव की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी तत्व है। इनकी मदद से शरीर में प्रोटीन बनाता है। इनकी मदद से शरीर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का डी। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? किसका करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इंसुलिन आपने सुना होगा, इंसुलिन लग रही है इंजेक्शन या फिर जो भी है इस टाइप से रहती है। हालांकि मेरे को पता नहीं है इंजेक्शन लगती है क्या लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इंसुलिन इस टाइप से लेते हैं तो किस लिए होता है? वो शुगर संबंधित पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, शुगर संबंधित पेशेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या आता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है हमारे शरीर में। और मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। ये उपग्रह है और उनके प्रक्षेपण की दिनांक यहाँ दी गई है और ये यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। आगे सवाल पढ़ते हैं। इन उपग्रहों में से इनमें से दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे, वो कौन से? दो उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंचने में विफल रहे, वो कौन से? यहाँ पे यह 2-3 प्रश्न हमने देखे जो विफलता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विफलता या फिर सही नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। GSAT-2 8 मई 2003 को इसकी प्रक्षेपण दिनांक थी। GSAT-4 15 अप्रैल 2010, GSAT-5P 25 दिसंबर 2010, GSAT-12 15 जुलाई 2011। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो GSAT-2 है और GSAT-12 है 8 मई 2003 को जिसके प्रक्षेपण दिनांक GSAT-2 की और GSAT-12 की 15 जुलाई 2011 को, ये अपनी कक्षा में पहुंचने में सफल रहे। ठीक है, ये को क्या रहे? सफल। लेकिन यहाँ पे जो दो है GSAT-4 15 अप्रैल 2010 को जिसकी प्रक्षेपण दिनांक थी और 25 दिसंबर 2010 जिसकी प्रक्षेपण दिनांक थी GSAT-5P, तो ये दोनों विफल रहे। तो हमें विफल वाले पूछे गए कौन से? तो ये है बी तथा सी। ये किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं? ए बी, बी सी, सी डी या फिर डी ए। तो बी सी वाला ऑप्शन है बी में, आंसर है इसका बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? हिंडन, सरसावा, अंबाला या फिर अमृतसर। तो ये है अंबाला, आंसर है इसका सी। 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से उड़ान भरकर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे थे। इन विमानों की अगुवाई ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने की थी। इन विमानों को वाटर कैनन सल्यूट दिया गया था। आंसर है इस प्रश्न का सी। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ये खुद तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी, इसके बाद इन्होंने फिर एक शिशु को जन्म दिया। ये इनमें से कौन है? दुर्गा, हर्षा, शिमी या फिर राधा? ये है हर्षा, आंसर है इसका बी, हर्षा। मुंबई की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा शाह है। उनका जन्म 6 अगस्त 1986 को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन, इसको हिंदी में बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म IVF के नाम से भी जानते हैं। IVF आपने देखा होगा, कुछ ऐड चलते हैं, जैसे कुछ कंपनियां हैं या कंपनी या फर्म या फिर संस्थान बोल सकते हैं, इंदिरा IVF ऐसा कुछ है, इंदिरा IVF या फिर और भी आपने नाम सुने होंगे। तो ये इसी तकनीक पर बेस्ड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन। इसके जरिए इनका जन्म हुआ था हर्षा चावड़ा का। हर्षा का जन्म भारत की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस संस्था में हुआ था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से हुआ था, ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है,